नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लैब में। आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लैब में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लैब का सिलसिला। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तमिलनाडु के बिजली मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर क्या है बता रहे हैं सुनील चौहान। तमिलनाडु सरकार के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को आज ईडी ने सुबह गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आपको बता दें, जिसको लेकर केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। एम.के. स्टालिन का कहना है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। आपको बता दें, बिजली मंत्री सेंथिल अभी बीमार हैं, उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कैश फॉर जॉब के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एआईडीएमके के कार्यकाल में वो परिवहन मंत्री थे। उस दौरान उन्होंने बता रहे हैं कि काफी ऐसे काम किए जो जांच का विषय है। ईडी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, लेकिन लगातार जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के और कांग्रेस के नेता हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि ईडी ने उनको अभी अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है जब ईडी ने उनको अरेस्ट किया तो उस समय उनको दिल के धड़कन तेज हो गई थी, दिल संबंधित कोई बीमारी हो गई थी। उसके बाद उनको अस्पताल में चेन्नई में एडमिट कराया गया। हालांकि बात जांच में पता चला है कि उनको सीवियर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। अब उनकी एंजियोग्राफी हो सकती है, लेकिन सवाल इस बात का उठकर निकल कर आ रहा है कि जब ईडी ने उनको अरेस्ट किया, उनके घर पे छापा मारा, तब वो वॉक करने के लिए गए थे। उनके पैतृक गांव भी ईडी पहुंची है और तमाम तरह के सवाल इस पर निकल कर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एआईडीएमके में जब वो परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने कैश फॉर जॉब किया था, जिसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस बनता है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन ईडी की कार्रवाई पर जिस प्रकार ये देखा जा रहा है, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कांग्रेस के अध्यक्ष, वो ईडी की कार्रवाई पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। जब सेंथिल को अरेस्ट किया, ईडी ने अपने हाथ गिरफ्तार किया तो सेंथिल रोने लगे और गिर गए, अपनी बीमारी का बहाना बनाने लगे। अस्पताल उनको तुरंत ले जाया गया और जहां देखा गया कि उनको दिल से संबंधित तमाम बीमारियां हैं। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तमिलनाडु के एक सरकारी अस्पताल में वो इस समय अभी एडमिट है, उनका उपचार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या आगे कुछ निकल कर आता है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं सुनील चौहान, इंडिया वॉइस, नोएडा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कैनिंग पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प सामने आई है। पूरी खबर क्या है बता रहे हैं नितिन चौधरी। पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव से पहले भड़की हिंसा आज भी जारी है। बता दें कि 2000 जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों को देखते हुए जो हिंसा भड़की थी, तृणमूल कांग्रेस और तमाम ऐसी कार्यकर्ता थे जिस तरीके से जो हिंसा भड़काने का कार्य कर रहे थे। जिले के भांगड़ में प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यालय के सामने इंडियन सेक्युलर और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे और विस्फोट फेंकने का तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई है। इसके अलावा पुलिस भी पथराव किए गए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा को लेकर आरोप लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके कई सदस्य घायल हैं। यह हिंसा उस वक्त की है जब आईएसएफ उम्मीदवार ने 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की मांग की थी। 9 जून को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से पूरे पश्चिम बंगाल से हिंसा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। नामांकन केंद्र के परिसर के पास सोमवार को सीआरपीएफ की धारा 144 तहत लागू है। हालांकि इसके बाद भी घटना देखने को मिल रही है। मंगलवार को विजयगंज बाजार के पास भांगड़ ब्लॉक 2 के बीडीओ कार्यालय के सामने मेला मैदान में आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। उस समय पुलिस भी वहां मौजूद थी और इन घटनाओं में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी भी चार्ज की है। भांगड़ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सदस्यों ने नामांकन भरने से रोकने के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कल से टीएमसी कार्यकर्ता हमने नामांकन दाखिल करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र की भाषा में विश्वास करता है। भांगड़ के प्रभारी टीएमसी नेता और ईस्ट के विधायक शौकत मोल्ला ने आरोप लगाया है कि एक सुनियोजित हमला आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि का उद्देश्य टीएमसी को नवजोर यात्रा कार्यक्रम का वंदित करना था, जो मंगलवार को भांगड़ के ब्लॉक नंबर 1 से शुरू होने वाली थी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस घटना के पीछे सिद्दीकी का हाथ है और राज्य निर्वाचन आयोग ने घटना के संबंध में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव होने, बता दें कि जिस तरीके से हिंसा भड़काव हुई है तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। धारा 144 भी लगा दी गई है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर बता दें जिला अधिकारी और वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। बिपरजॉय तूफान से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 14, कर्नाटक में 4 टीमें तैनात की गई हैं, बता रही हमारी सहयोगी जूही।
आने वाले कुछ घंटे भारत के लिए काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको बता दें कि अरब सागर से उठा तूफान विपर्जॉय जो है भारत के कई हिस्सों में तबाही मचाने को तैयार है। इसको लेकर जो है गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा भी कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में जो है सरकार अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर तरह तरह के बैठकें और राहत बचाव कार्य को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि 15 जून को जो है ये तूफान गुजरात के कच्छ से टकराएगा, जिसको लेकर आज गुजरात में इसको लेकर वहां के मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार को चक्रवात विपर्जॉय के प्रभाव में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने भी इसकी संभावना जताई है और कहा कि 15 और 16 जून को बारिश आमतौर पर जो है वो होगी और बादल भी छाए रहेंगे। विपर्जॉय तूफान के 15 जून की दोपहर तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास से होकर गुजरने की संभावना है। विपर्जॉय तूफान अपने साथ कहर बरपाने वाला गंभीर चक्रवाती तूफान लेकर आ रहा है, जिसमें 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार तक जो है वो जा सकता है। अरब सागर से उठने वाला यह तूफान विपर्जॉय जो है जल, थल और नभ के लिए अगले कुछ घंटों में काफी ज्यादा कहर बरसाने वाला साबित हो सकता है। इसके लिए तमाम तरह की जो है तैयारियां केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कर रही है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। बिहार में 16 जून को नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है, जिसमें कई नए मंत्री जुड़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रही हमारे सहयोगी दीक्षा चौधरी। नीतीश सरकार के मंत्री रहे जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि 23 जून को महाविपक्षी बैठक से पहले 16 जून को बिहार सरकार की कैबिनेट मंत्रीगण का विस्तार होगा। जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कैबिनेट मंत्री के संतोष मांझी की जगह उनके रत्नेश आदि को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही 2 नामों की चर्चाएं चल रही है, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार समझ में आ रही है। उन्होंने भी कहा है कि जेडीयू के 2 मंत्रियों को पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि एक मंत्री जेडीयू और एक राजद कांटे से होगा। कांग्रेस का कोटा भी बढ़ेगा और पार्टी का एक विधायक को नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि ये तय है कि कांग्रेस कोटे से जिसे भी मंत्री पद मिलेगा वह श्रवण होगा। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा को मंत्रिमंडल में मंत्री पद की जिम्मेदारी देने का मन बनाया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी शेष है। नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण के राजभवन के सभागार में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए सुबह का समय तय किया गया है। संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद रत्नेश सदा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके बाद चर्चाएं सामने आई कि रत्नेश सदा को जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि रत्नेश सदा उसी समाज से आते हैं जिस समाज से संतोष मांझी आते हैं, जिसको लेकर ये देखा जा रहा है कि जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। और इधर मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। बता रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। हिंसा प्रभावित मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 लोग घायल हो गए, जिसको लेकर के वहां प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और बताया जा रहा है कि करीब रात 8 बजे उग्रवादियों ने एक गांव में ग्रामवासियों को घेर लिया और उसके बाद उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने रात करीब 1 बजे इम्फाल पूर्वी जिले और कांगपोकी जिले की सीमा से लगे खामेन लोक इलाके में ग्रामीणों को घेर लिया और हमला कर दिया। घायलों को इम्फाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं क्षेत्र के मेइती बहुल इम्फाल ईस्ट जिले और आदिवासी बहुल कांगपोकी जिले की सीमाओं से लगा है इम्फाल ईस्ट जिले के खामेन लोक इलाके में उग्रवादियों और ग्रामीण स्वयं सेवकों के बीच सोमवार को हुई गोलीबारी में 9 लोग घायल हो गए थे। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों की बिष्णुपुर जिले के फौगाज इकाई कुकी उग्रवादियों के साथ मंगलवार को मुठभेड़ हुई थी। कुकी उग्रवादी मेइती इलाकों के पास बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, जिसमें दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इस बीच इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील के समय को कम करते हुए उसे सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे कर दिया है। आपको बता दें कि 9 बजे तक के लिए अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर में करीब 1 महीने तक भड़की जातीय हिंसा और कम से कम 100 लोगों की मौत हुई और 310 अन्य घायल हुए।
राज्य में शांति बहाल करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर के 16 जिलों में से 11 में कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो वहीं पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। तो मणिपुर में उग्रवादियों के हमले के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहां 9 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पूरे राज्य में बंद कर दिया है और 11 जिलों में कर्फ्यू लगा दी गई है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। संभल के एक पटाखा कारोबारी के गोदाम में आग लगने से ब्लास्ट हुआ और भीषण हादसा हुआ है। बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सिंह। खड़े हैं वो जनपद संभल के गन्नौर कोतवाली क्षेत्र में, और यहाँ पर बात की जाए कि एक पटाखा फैक्ट्री अवैध तरीके से चल रही थी और यहाँ एक गोदाम बना हुआ था, और इस गोदाम में जो है कल करीब 4 बजे इसमें आग लग गई, और आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसमें जिस तरीक़ा से घनी बस्ती के बीच में ये जो है गोदाम बना रखा था और आसपास के जो मकान है यहाँ पर वो भी नष्ट हो गए हैं, और इस मकान के अंदर भी काफ़ी संख्या में देखा जा सकता है किस तरीक़ा से। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि किस तरीक़ा से ये मकान गिरा हुआ है और किस तरीक़ा से जो लेंटर था यहाँ पर वो भी नष्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीक़ा से कि बारूद की जो फैक्ट्री थी, किस तरीक़ा से यहाँ पर जो है अवैध तरीक़ा से इन्होंने बना रखी थी। और यहाँ के जो एसपी हैं चक्रेश मिश्रा, उनका ये कहना है कि यहाँ की जो एनओसी दे रखी थी वो एनओसी कहीं और जगह की दे रखी थी, लेकिन अब बात की जाए कि उन्होंने यहाँ पे जो गोदाम बना रखा था उस गोदाम के अंदर इतना माल भर रखा था कि आस पड़ोस के जो मकान है वो भी यहाँ पर नष्ट हो गए हैं। बात की जाए तो यहाँ पर जो है करीब 14 से 15 लोग काम कर रहे थे, जिसमें जो है 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 8 से 10 लोग घायल हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीक़ा से प्रशासन एनओसी देता है तो उसकी जांच करता है, लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीक़ा से एनओसी दी गई थी और एनओसी देने के बाद में जो हम घनी बस्ती के अंदर ये बारूद की फैक्ट्री अंदर गोदाम बनाया गया था, अब इसमें जांच की जाएगी। जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन अधिकारियों के संज्ञान में होता है सारा मामला। जिस तरह से एनओसी दी जाती है, कुछ चंद पैसों की खातिर एनओसी दे देते हैं और ये जांच का कर लेते हैं, और जो है कहीं एनओसी कहीं और जगह की होती है और जो है माल कहीं और जगह रखा जाता है। और ये कितना बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा हादसा माना जाता है आस पड़ोस के मकान हैं वो उनके जो है मकानों में दरारें आ गई हैं। यहाँ के इसके जो मालिक है उसका तो मकान ही नष्ट हो गया है। काफ़ी संख्या में माल का नष्ट बताया जा रहा है। जिस तरीक़ा से ये भी बताया जा रहा है कि इसमें इतना माल भरा था कि काफ़ी लोग बता रहे हैं, आसपास के लोगों का ये कहना है कि बहुत लंबे समय से बारूद का काम चल रहा था। कैमरामैन प्रथम के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल। फर्रुखाबाद में पति पत्नी की आत्महत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता रहे हमारे सहयोगी आदेश यादव। आपको बता दें, आपने एक कहावत सुनी होगी, बहुत सारे लोग जो है जीने और मरने की साथ साथ कसमें खाते हैं। ऐसा ही मामला एक फर्रुखाबाद में हुआ है, जो जहानगंज थाना क्षेत्र में हुआ है। जिस जगह पर जिस जगह पर एक जो है पहले किसी बात को लेकर पति पत्नी में आपस में विवाद होता है। शाम को विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ता है कि जो है पति सुबह घर से उठकर चला जाता है और गाँव के बाहर एक पेड़ पर जाकर फांसी के फंदे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद सूचना मिलती है, पत्नी मौके पर पहुंचती है और पत्नी भी उसी पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या करने के बाद जिस तरीके से जो कहावत चाहिए वो इस घटना पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जिस तरीके से पति पत्नी ने जो है आत्महत्या की है, उस तरीके से पूरे गाँव में सन्नाटा छाया हुआ है और पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। लगातार लोगों की, देखने वालों की बड़ी संख्या में भीड़ वहाँ मौजूद है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन अब इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मामला जो है जहानगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से इंडिया वॉइस के लिए आदेश यादव। यूपी के बांदा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर घर में सो रहे पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। बता रहे हमारे सहयोगी। आज सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर एक गांव के दंपति को धारदार हथियार से हत्या करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। जैसे ही पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी, स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं अगर बात करें पुलिस अधीक्षक की, तो पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि जो ये घटना है, इस घटना को एक व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वह उस दंपति यानी जो युवक खत्म हुआ है उसका पिता था, और यानी जो दंपति खत्म हुए उसका ससुर बताया जा रहा है। फिलहाल घटना के बाद से वह मौके से फरार है और पुलिस लगातार
व्यक्ति की तलाश कर रही है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। अगर बात करें पूरे मामले की तो पूरा मामला जो है बांदा के नरैनी थाना क्षेत्र के बरसणा मानपुर गांव का बताया जा रहा है। इंडिया वाइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। उधर यूपी के बस्ती में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला वाकया सामने आया है, जहां पर कलयुगी बेटे ने पिता को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। बता रहे हमारे सहयोगी बबुंदर यादव। हत्याएं बस्ती जिले में बढ़ रही हैं, तो वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं बस्ती जनपद में 2 दिन के अंदर अपने ही पिता को जो है उनके ही बेटे जिस तरीके से अपने बाप की हत्या कर रहे हैं, लगातार ऐसा मामला देखा जा रहा है। तो अभी हाल ही में लालगंज थाना क्षेत्र के सोभनपाल गांव में एक हत्या हुई, जहां पर बेटा ने अपने बाप को कुदाल से मार दिया, उनकी मौत हो गई। और वहीं ताज़ा मामला जो कि बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के चरनी परासी गाँव का मामला है, जहाँ पर एक बेटे ने जो है अपने पिता की हत्या कर दिया और प्रॉपर्टी को लेकर के लगातार ये प्रॉपर्टी की जो बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के पिता की हत्या और बेटे करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लालच बन रही है, ये धन का जो लालच है और प्रॉपर्टी है, उसमें बाप को जो है अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे उनके जो पुत्र हैं, जो बेटे हैं माना जाए, जिस तरीके से कोतवाली थाना क्षेत्र का जो है परासी गाँव का जो मामला है, जहाँ पर गौरी शंकर नाम के जो उनके पिता थे, जिसकी हत्या जो है विजय प्रकाश ने किया, जो कि इस मामले में जो एसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि ये घटना उस मतलब घटी जिसको लेकर के जो है वे उनका गौरी शंकर जो पिता हैं, वो 2 बिस्सा ज़मीन जो कि बेचे थे और ज़मीन जो कि 15 लाख रुपया था, तो वो अपने बड़े बेटे को ना देकर छोटे बेटे को जो है देना चाह रहे थे, जिसको लेकर लगातार बड़े बेटे विजय प्रकाश से और पिता गौरी शंकर में लगातार जो है विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के और बेटा विजय प्रकाश जो है उनको चाकू से जो है अपने पिता की जो है निर्मम हत्या कर दिया। वहीं अपनी मां और अपनी भाभी को भी जो है जानलेवा हमला किया, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो खतरे से बाहर बताई जा रहे हैं। लेकिन वहीं उनका अपने पिता की हत्या कर दिया विजय प्रकाश, जो कि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। लगातार पुलिस जो है टीम गठित करके जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार ये दबिश बनाई जा रही है। आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से ऐसी घटनाएं लगातार बस्ती जनपद में हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टी की जो लालच है, और चाहे लालगंज थाना हो चाहे बस्ती सर कोतवाली की थाना, तो ऐसे दोनों थानाओं में 2 दिन के अंदर जिस तरीके से ये घटनाएं घटी हैं, इसमें लगातार लोगों को जो सोचने को मजबूर कर दिया, हड़कंप मच गया है। तो काफ़ी लोगों में यह मतलब दहशत बन चुका है कि ऐसे बेटे अपने पिता के साथ ऐसा कृत्य कर सकते हैं और अपने ही बाप को जो है मौत के घाट उतार दे रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं उनके अंदर जो ये भय है नाम की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसे कि जो कलयुग की जो बातें हैं, अपने बाप जहाँ लोग सम्मान करते हैं, लेकिन वही सम्मान करना आज लोग भूल चुके हैं। और शराब के नशे में जिस तरीके से बताया जा रहा है, लगातार ऐसी घटनाएं जो नशे के आदी हो चुके हैं ये कर रहे हैं। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। संगम नगरी प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर स्नान करने आए 4 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बता रहे हमारे सहयोगी प्रयागराज से शुएब रिजवी। प्रयागराज में एक दर्दनाक हादसे में आज 4 लोगों की जान चली गई। दरअसल ये लोग गंगा में स्नान करने फाफामऊ का जो घाट है शिवकुटी थाना क्षेत्र का, वहाँ पर गए थे और वहाँ पर गहरे पानी में जाने की वजह से ये 4 लोग डूब गए। इसमें से जो एक शख्स है वो आरएएफ का जवान था, वहीं पर फाफामऊ में उसकी पोस्टिंग थी और वो अपने परिवार के यानी अपने बेटे और बेटी को लेकर के और उसके एक मित्र को लेकर के घाट पर पहुंचा था और माँ गंगा में स्नान करने के लिए नीचे उतरा और इस तरह से हालात बने कि वो थोड़ा गहरे पानी की तरफ चले गया और इसी तरह से एक के बाद एक डूबना शुरू हो गए। जब तक लोगों को पता चलता, गोताखोर कोशिश करते, चारों पानी में समा गए। एक कड़ी मशक्क़त करने के बाद गोताखोर और आरएएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और उन्होंने कड़ी मशक्क़त करने के बाद एक के बाद एक 3 शवों को निकाला। हालांकि जो उसकी मासूम बेटी थी उसको निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद उस बच्ची को भी मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। हालांकि घाट पर जो लोग हैं इस दर्दनाक मंजर को देखने के बाद काफ़ी व्यथित नज़र आए, लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों में संगम के अलग अलग घाटों पे इस तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जो डीप बैरिकेटिंग, जो गहरे पानी के निशान लगाए जाते हैं, लोग उसको भी क्रॉस कर जा रहे हैं और इस घटना के पीछे भी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां बनी थी। तो अब ये सवाल ज़रूर उठता है कि वहाँ पर जो जल पुलिस है और गोताखोर हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को वहाँ पर सख्ती से रोके। साथ ही साथ जो गंगा स्नान के लिए संगम आ रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो ज़रूर ये
ये सुनिश्चित करे कि जहाँ पे डीप के निशान लगे हों, जहाँ गहरे पानी के निशान हो, उस इलाके में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं और असमय उनकी मौतें हो रही हैं, वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी है। साथ ही साथ प्रशासन को भी चाहिए कि इसमें मुस्तैदी दिखाए। आज की घटना ने भी सवाल खड़े किए हैं और पिछले कुछ दिनों में संगम में जिस तरह से घटना हुई है, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रशासन कोई सख्त कदम उठाएगा और ऐसी स्थितियां नहीं बनने दे, इसके लिए वो प्रयास करेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं। सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की गई तो घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की। बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडे। अलीगढ़ में एक बार फिर देखने को मिला दबंगों का कहर। आपको बता दें, पूरी घटना थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के गोलर रोड की है, जहां पर एक व्यक्ति को पड़ोस में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने की शिकायत करना इतना भारी पड़ गया कि दबंग न कि उसके घर पे गए बल्कि उसके घर की दीवार तोड़ी। दीवार तोड़ने के साथ साथ जो घर के अंदर सामान था वो भी सारा का सारा तोड़ के फेंक दिया। और जो परिवारजन घर पे मिले उस समय, जो व्यक्ति थे, उसके भाई थे, बहन थी और भी परिवारजन थे, उनकी बुरी तरह पिटाई की, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो काफ़ी वायरल हो रहा है। हालांकि जो पीड़ित हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की थी कि ऐसे सरकारी ज़मीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर उन्होंने एक आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसको लेकर दबंग इतना गुस्सा हो गए कि उसके घर पहुंचे और घर जाकर उसके परिवार के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसकी शिकायत जो है उसने पुलिस में की है और पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस जो है तहरीर के आधार पर मामले की जाँच कर रही है और उसके बाद में कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन दबंगों के इस तरह खौफ से पूरा जो इलाका है, जो एरिया है, वहाँ पर दहशत का माहौल है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। और चलते चलते आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे यूपी के बिजनौर में चोर हाई प्रोफाइल और हाईटेक हो गए हैं। फॉर्च्यूनर कार से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बता रहे हमारे सहयोगी ज़हीर अहमद। बिजनौर जिले में अब चोर भी हाईटेक होते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां की एक वीडियो आज सामने आई है, जिसमें दो चोर लग्जरी गाड़ी में आते हैं और उसके बाद एक हॉस्पिटल में इलाज कराने के बहाने से नाटक करते हैं और आसपास अस्पताल में घूमते हैं। कुछ देर के बाद एक चोर जनरेटर के पास जाता है और जनरेटर का ताला तोड़ करके उसमें रखी बैटरी को चुरा करके लग्जरी गाड़ी से फरार हो जाते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अस्पताल संचालक ने जब सुबह देखा उठ करके तो जनरेटर नहीं चल पाया। जनरेटर खोल के देखा तो पूरी कहानी सामने आई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीड़ित अस्पताल संचालक ने पुलिस से शिकायत की है और जो चोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये बिजनौर ज़िले में अनोखा मामला देखने को मिला है, जहाँ लग्जरी गाड़ी में चोर आते हैं और अस्पताल के जनरेटर की बैटरी चुरा करके ले जाते हैं। बैटरी की कीमत तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस गाड़ी से चोर आए हैं वो कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो लाखों रुपए की कीमत की गाड़ी थी और लग्जरी गाड़ी से क्या वो सिर्फ बैटरी चुराने के लिए आए थे या कोई और भी मकसद था। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। बिजनौर से ज़हीर अहमद, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।